इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। अब अगर आप पहले पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखें तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सेल साइकिल की। ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल ग्रोज इन साइज, कि सेल अपने साइज़ के अंदर इजाफा करते हैं। फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनेली, सेल के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेलीज होती हैं वो डबल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। रेप्लिकेट देयर क्रोमोसोम्स, उनके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हो जाते हैं। एंड डिवाइड, और तकसीम होते हैं बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग जेनेटिक मटेरियल इन द डॉटर सेल। अब सेल क्या करता है सेल साइकिल के दौरान? सबसे पहले अपने साइज़ के अंदर इजाफा करता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको वो डबल करता है, अपने क्रोमोसोम को डबल करता है, और नए डॉटर सेल्स के अंदर, नए बनने वाले सेल्स के अंदर इक्वली वो उस क्रोमोसोम्स को या जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर देता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कैसे इक्वली? कैसे? फॉर एग्जांपल इंसानों का सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। अब जो नए सेल बनेंगे उनको कहेंगे डॉटर सेल। अब ये जो पुराना सेल होगा ये 23 क्रोमोसोम एक सेल में देगा, 23 दूसरे में। तो इस तरह इसने क्या किया, इक्वली जो क्रोमोसोम थे, जो जेनेटिक मटेरियल था, उसको डिवाइड किए। अब यहाँ पर डेफिनेशन है कुछ, पहली लाइन के आखिर में है पेरेंट सेल की और डॉटर सेल की डेफिनेशन। द सेल विच डिवाइड्स इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल, ऐसा सेल जो तकसीम होकर नए सेल बनाए उसको कहते हैं पेरेंट सेल। उसके बाद है डॉटर सेल। द न्यू सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिवीज़न आर कॉल्ड डॉटर सेल, ऐसे सेल जो पेरेंट सेल के तकसीम होने के नतीजे में बने उनको कहते हैं डॉटर सेल। अब थोड़ा सेल साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। सेल साइकिल के कितने फेज़ हैं, ये कितने मरहलों के ऊपर मुश्तमिल है। द सेल साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल, replicates its genome and divide it to daughter cell ultimately। वही बात यहाँ लिखी हुई है जो ऊपर बताई है। सेल साइकिल कहते हैं इवेंट्स की ऐसी तरतीब जिसमें एक सेल बड़ा होता है, अपने आप को डबल करता है या अपने अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज को डबल करता है, क्रोमोसोम्स को डबल करता है, और नए सेल्स के अंदर उनको इक्वली तकसीम कर देता है। अब ये दो फेज़ के ऊपर मुश्तमिल है सेल साइकिल, इंटरफेज़ और मेटोटिक फेज़। इंटरफेज़ इज़ द पीरियड इन सेल साइकिल बिटवीन टू कंजक्टिव डिवीजन्स, दो कंजक्टिव कहते हैं कि बराबर होने वाली, दो डिवीजन्स के दरमियान वाला जो पीरियड है उसको कहते हैं इंटरफेज़। इट इज़ डिवाइडेड इनटू G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। अब G1 फेज़ किसे कहते हैं? देखें, सेल साइकिल दो फेज़ पर मुश्तमिल है, इंटरफेज़ और मेटोटिक फेज़। इंटरफेज़ फिर तीन फेज़ के ऊपर मुश्तमिल है, G1, S और G2 फेज़। अब G1 फेज़ के दौरान क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। G1 फेज़ कब शुरू होता है? जब न्यू सेल बन चुका होता है। सेल ग्रो इन साइज, सेल अपने साइज़ के अंदर इजाफा करता है। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज, अपने अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज की तादाद में इजाफा करता है। फॉर्म नीडेड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, और ऐसी प्रोटीन और ऐसे इंजाइम या ऐसी चीज़ें तैयार करता है जो उसको तकसीम होने के लिए चाहिए होती हैं। ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, और इस दौरान सेल क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है ताकि वो एस फेज के अंदर एंटर हो सके। उसके बाद है एस फेज, इट इज़ द सिंथेसिस फेज ऑफ डीएनए, ये इसके अंदर डीएनए को तैयार किया जाता है। द सेल रेप्लिकेट्स इट्स इंटायर जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म इट्स टू कॉपीज, इसके अंदर सेल क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है ताकि उसकी दो कापियाँ बने। That is why each chromosome has two chromatids during cell division, इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम्स डबल हो चुके होते हैं इसलिए हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है G1 फेज़। ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल प्रिपेयर्ड फॉर मेटोटिक फेज़,
G2 फेज़ के दौरान सेल क्या करता है, मेटोटिक फेज़ के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। सेल फॉर्म्स प्रोटीन स्पेशली दोज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इस दौरान सेल ऐसे प्रोटीन्स को बनवाता है जो स्पिंडल फाइबर बनवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आल्सो सेल अकोमुलेट्स एनर्जी टू कंप्लीट द डिवीजन प्रोसेस। और इस दौरान सेल क्या करता है, एनर्जी को भी जमा करता है, जो एनर्जी उसे आगे चाहिए होगी। उसके बाद है जी नॉट फेज। ये इंटरफेज के अंदर शामिल नहीं है, वैसे ही ये एक इंफॉर्मेशन है, एक अलग से है ये। ड्यूरिंग G1 फेज सेल में एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर इन जी नॉट फेज। वो कहता है कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G1 फेज के बाद जी नॉट फेज में चले जाते हैं। इन जी नॉट सेल स्टॉप्स टू डिवाइड। इस जी नॉट फेज के अंदर सेल तकसीम होना छोड़ देते हैं। सम सेल्स ई.जी. न्यूरॉन वंस मैच्योर नेवर डिवाइड अगेन। जैसा कि न्यूरॉन सेल हैं, जब एक बार मैच्योर हो जाते हैं ये दोबारा तकसीम नहीं होते। दे रिमेन इन जी नॉट फॉर एवर। और ये हमेशा के लिए जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं। उसके बाद है मेटोटिक फेज़, एम फेज़ जिसको कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। देखें, इंटरफेज के अंदर सेल ने ख़ुद को क्या किया, तैयार किया, हर वो चीज़ बनाई जो उसको तकसीम होने के लिए चाहिए थी। अब वो क्या करेगा, एम फेज़ के अंदर वो अपने आप को डिवाइड कर लेगा डॉटर सेल के अंदर। अच्छा, इस साइड बॉक्स में लिखी हुई है कैंसर। कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ सेल साइकिल। ये जो कैंसर है ये सेल साइकिल की एक बीमारी है। Unlike normal cells of the body, cancer cells do not have proper functioning cell cycle control system and therefore divide excessively। वो कहता है ये जो नॉर्मल सेल होते हैं, इन नॉर्मल सेल्स को कंट्रोल करने वाला सिस्टम मौजूद होता है कि भाई आपने कितना डिवाइड होना है, कब तक डिवाइड होना है। लेकिन जो कैंसर सेल हैं इनका वो सिस्टम ख़राब हो जाता है, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से तकसीम होते रहते हैं। दिस एक्सेसिव ग्रोथ कैन रिज़ल्ट इन एन एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। जब ये सेल बहुत ज़्यादा तकसीम होते रहेंगे और वो क्या बना देंगे, एक रसोली बना देंगे जिसको कहते हैं ट्यूमर। अच्छा, अब ये जो ट्यूमर हैं ये दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कहते हैं ऐसे ट्यूमर वो जिस जगह पर हो बॉडी के हो उसी जगह पर ही रह जाए, उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। उसके बाद है मलिग्नेंट ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर जो जिस जगह पर हुआ है वहाँ से फैल कर वो जिस्म के दूसरे हिस्से तक पहुँच जाए और वहाँ पर भी वो कैंसर फैलाए, इसको कहते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद है मेटास्टेसिस। द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स बियॉन्ड देयर ओरिजिनल साइट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। अगर कैंसर अपनी जगह से फैल जाए, दूसरी जगह चला जाए तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। उसके बाद है स्पिंडल फाइबर्स। साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन मौजूद होता है वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब साइटोस्केलेटन का सबसे अहम हिस्सा जो है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। द स्पिंडल apparatus सेपरेट क्रोमेटेड और क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड मूव देम टू अपोजिट पोल्स। अब इन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या है, इनका काम ये है कि क्रोमोसोम्स को डिवाइड करके उनको सेल की अपोजिट साइड पर ले जाना। अब ये जो सेल के दरमियान आपको लाइंस नज़र आ रही हैं डायग्राम के अंदर, ये स्पिंडल फाइबर हैं। इन दिस वे हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द पेरेंट सेल इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर सेल। जिससे क्या होता है, उस सेल के अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है। उसके बाद है मेटोसिस। द सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल। ऐसी सेल की तकसीम जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाए और उन दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही हो जितनी पेरेंट सेल के अंदर थी, इसको कहते हैं मेटोसिस। अच्छा, फिर इसके दो फेज़ हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच फॉर्म टू न्यूक्लिया इन आ डिवाइडिंग सेल। न्यूक्लियस की तकसीम के अमल को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और कैरियोकाइनेसिस 4 फेज़ के ऊपर मुश्तमिल है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़।
अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर 4 काम होते हैं। सबसे पहले वो जो डीएनए होता है वो कंडेंस होकर हेरिडिटरी मटेरियल या क्रोमैटिन मटेरियल, जिसको डीएनए भी कह सकते हैं, वो कंडेंस होकर सिकुड़ कर एक ख़ास शक्ल में आ जाता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या होगा, वो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है वो गायब हो जाती है। तीसरा काम क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी गायब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल होता है ये डबल हो जाता है, डबल होकर ये अपोजिट साइड पर मूव करता है और फिर स्पेंडल फाइबर्स बन जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ स्पेंडल, टू स्पेंडल फाइबर्स वन फ्रॉम ईच पोल आर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के सेंटर के ऊपर खुद की तरतीब बना लेती हैं और स्पेंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। हर क्रोमोसोम के साथ 2 स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं। उसके बाद है एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है, वो स्पेंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और अपोजिट साइड पर मूव कर जाते हैं। उसके बाद है टीलोफेज। अब टीलोफेज ये प्रोफेज का बिल्कुल उलट है। अब टीलोफेज के अंदर क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम बने थे वो दोबारा डीएनए बन जाते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गई थी वो दोबारा बन आती है, न्यूक्लियोलस जो गायब हो गया था वो दोबारा बन आता है। उसके अलावा जो स्पेंडल फाइबर्स बने थे वो भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। उसके बाद है साइटोकिनेसिस। इट इज़ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। अब साइटोप्लाज्म के तकसीम होने के अमल को क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस कहते हैं। इट स्टार्ट्स वाइल टीलोफेज इन प्रोग्रेस। ये तब होता है जब टीलोफेज का अमल हो रहा होता है। अब एनिमल के और प्लांट के साइटोप्लाज्म के तकसीम होने का अमल मुख्तलिफ है। सबसे पहले है एनिमल के सेल की बात। सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल बिगिंस टू इन्वेजिनेट इन द इक्वेटर रीजन। अब ये जो एनिमल का सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दरमियान में टूटना शुरू हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट अ क्लीवेज फरो इज़ फॉर्म्ड विच कंटिन्यूज टू ग्रो इनवर्ड, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक दरार बनती है और वो ऊपर से नीचे तक पूरे सेल के ऊपर फैल जाती है। सेल मेम्ब्रेन इन द फरो फाइनली ज्वाइन अप एंड सेपरेट द 2 डॉटर सेल, जिससे क्या होता है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और 2 सेल बन जाते हैं। लेकिन एनिमल के सेल के अंदर क्या होता है, इन प्लांट के सेल के अंदर, इन प्लांट सेल स्पेंडल फाइबर्स इन द इक्वेटर रीजन फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। पौधे के सेल के अंदर क्या होता है, ये जो स्पेंडल फाइबर्स होती हैं ये दरमियान के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर सेल के एक शक्ल बनाते हैं जिसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। Golgi apparatus forms vesicles which appear in the center of fragmoplast initially and then grows at equatorial plane। ये जो Golgi apparatus होती है सेल के अंदर, ये छोटी छोटी थैलियाँ जिनको वेजिकल्स कहते हैं वो बनाती हैं। वो वेजिकल्स फ्रेगमोप्लास्ट या सेल के दरमियान के ऊपर आकर जुड़ना शुरू हो जाती हैं। The content in these vesicles form middle lamella and primary walls of the daughter cells। Later on some cells form secondary walls। अब ये जो वेजिकल्स होते हैं या इन वेजिकल्स के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या करती हैं, प्राइमरी वॉल बनाती हैं, सेल वॉल की प्राइमरी वॉल बनाती हैं, जिससे क्या होता है वो दोनों सेल एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मेटोसिस। अब मेटोसिस की अहमियत क्या है भाई। द मेन फंक्शन ऑफ मेटोसिस इज़ टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मेटोसिस का अहम काम सबसे ये है कि क्रोमोसोम्स की तादाद को तमाम जानदारों के सेल के अंदर मेंटेन रखना, बराबर रखना। और कुछ नीचे भी दी गई हैं इसकी अहमियत। सबसे पहले है जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर यही लिखा हुआ है कि भाई तमाम जानदारों के सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को तब्दील ना होने देना, उनको मेंटेन रखना। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब जितने भी जानदार हैं वो तमाम ज़ायगोट से बने हुए हैं।
अब उन ज़ायगोट के अंदर, ज़ायगोट तो एक सेल है, अब उस क्योंकि लेकिन जो एनिमल हैं वो करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो फिर ये इतने सारे सेल कहाँ से आ गए? वही ज़ायगोट उसके अंदर हुआ है मिटोसिस का अमल। अब मिटोसिस के नतीजे में फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ होती रही, 2 4 6 8 ऐसे सेल बढ़ते गए ना, और फिर पूरा जानदार बन गया। उसके बाद है सेल रिप्लेसमेंट एंड वाउंड हीलिंग। अब हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल हैं जो मर भी रहे हैं और उनकी जगह पर न्यू सेल भी आ रहे हैं। अब ये जो सेल मरते हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल आ जाते हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये भी मिटोसिस की वजह से होता है। अब अगर हमें कोई ज़ख़म हो जाए, कोई चोट लग जाए, उस जगह पर जो ज़ख़म होता है वहाँ के सेल मर जाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद हमारा ज़ख़म ठीक हो जाता है, उसके ऊपर जो नए सेल आ जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो मिटोसिस की वजह से बनते हैं। उसके बाद है रीजनरेशन। कुछ जानदारों के अंदर ये खसूसियत मौजूद होती है कि अगर उनके जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए या ख़राब हो जाए या कट या रिमूव हो जाए तो वो उस हिस्से को दोबारा बना लेते हैं। इस अमल को कहते हैं रीजनरेशन। अब इस रीजनरेशन का जो अमल है, उस कटे हुए हिस्से के ऊपर जो नए सेल बनेंगे वो भी मिटोसिस के ज़रिए बनेंगे। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ जानदार ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, जैसा कि हाइड्रा है। अब हाइड्रा क्या करता है? ये अपने जिस्म के ऊपर मिटोसिस की मदद से एक बड बना लेता है, उभार बना लेता है। अब उस बड के अंदर मज़ीद मिटोसिस का अमल होता है, वो बड बड़ा होता है और वो उस हाइड्रा के जिस्म से अलहदा हो जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। उसके बाद है क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर। अब अगर हमने किसी भी जानदार की क्लोनिंग करनी है या उसकी टिश्यू कल्चरिंग करनी है, मतलब कि अगर हमने किसी भी पौधे के एक टिश्यू, एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया और उसको हम चाहते हैं कि भाई उस हिस्से से एक नया जानदार बन जाए, तो हम क्या करेंगे? उस पौधे का वो हिस्सा जो हमने रिमूव किया था वो जाके एक ख़ास मीडियम के अंदर रखेंगे, उसको तमाम न्यूट्रिएंट्स देंगे, जिससे क्या होगा? उस टिश्यू के अंदर मिटोसिस का अमल होगा और मिटोसिस के अमल के नतीजे में वो पूरा जानदार बन जाएगा। उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस कहते हैं सेल की ऐसी तकसीम जिसमें एक सेल तकसीम होकर 4 डॉटर सेल बनाए और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत आधी हो। मिटोसिस के अंदर 2 सेल बने थे और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी पूरी थी, लेकिन मियोसिस के अंदर 4 बनेंगे और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी आधी होगी। उसके बाद है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड कहते हैं ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी हो, उसको कहते हैं डिप्लॉइड सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो, उसको कहते हैं हैप्लॉइड सेल। अच्छा, फिर इसके फेज़ हैं इंटरफेज़ 1, मियोसिस 1। इंटरफेज़ 1 बिफोर द वन सेट ऑफ डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन के अमल के शुरू होने से पहले सेल फॉर्म्स अ कॉपी ऑफ इट्स जीनोम बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस। सेल क्या करता है? अपने डीएनए की या अपने क्रोमोसोम्स की कॉपी बना लेता है। That is why chromosome appear with 2 chromatids during division process। इस वजह से जब सेल तकसीम हो रहा होता है उस दौरान क्रोमोसोम्स हमें डबल नज़र आते हैं। उसके बाद है मियोसिस 1। इट इज़ अ रिडक्शन डिवीजन विच फॉर डॉटर सेल्स रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ। मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है? जो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद होती है वो आधी हो जाती है। फिर उसके बाद कैरोकिनेसिस का अमल होता है और साइटोकिनेसिस। अब ये सेम ही है जिस तरह वहाँ पढ़ा था मिटोसिस के प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर, टीलोफेज के अंदर, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इनके अंदर। वो देखते हैं क्या फ़र्क है। सबसे पहला है प्रोफेज 1। अब मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर क्या क्या होता है? वही चीज़ जो वहाँ पर हुई थी। क्या हुआ था कि जो डीएनए था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया था। जो न्यूक्लियस था वो भी क्या, न्यूक्लियोलस था वो भी गायब हो गया था। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो भी गायब हो गई थी। स्पेंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए थे। इसके अंदर भी यही काम होता है। फ़र्क किस चीज़ का है? थोड़ा सा है, देखते हैं। एक डेफिनेशन है सिनैप्सिस की, दूसरी लाइन है प्रोफेज 1 की। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप पॉइंट टू पॉइंट अगेंस्ट ईच अदर एंड फॉर्म पेयर। ये जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और
पेयर बना लेते हैं। देयर सेंट्रोमेयर्स आर इन द सेम पोजीशन। ऐसा होता है कि उनके जो सेंट्रोमेयर दरमियान वाली जगह होती है वो बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। दिस पेयरिंग प्रोसेस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। अब इस पेयर बनाने वाले अमल को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। ऐसा अमल जिसके अंदर होमोलोगस एक जैसे क्रोमोसोम आपस में जुड़े और पेयर बना लें, उस अमल को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। उसके बाद है द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन अप ईच अदर अलॉन्ग देयर लेंथ, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड क्याजमेटा। अब उन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो किसी जगह के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जिस जगह के ऊपर जुड़ेंगे उसको कहेंगे क्याजमेटा। और फिर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे ये एक दूसरे के साथ अपने जो पोर्शन है उनको एक्सचेंज करेंगे, अपने हिस्सों को तब्दील करेंगे, एक दूसरे को देंगे। उस अमल को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है? वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े थे वो क्या करते हैं? सेल के दरमियान के ऊपर आकर तरतीब बना लेते हैं। उसके बाद एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है? वही स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट होते हैं। अब मेटोसिस के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम टूटता है और जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आधे इधर आधे इधर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? पूरा क्रोमोसोम एक इस साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे चला जाता है। और टीलोफेज के अंदर वही काम होता है कि दोबारा क्रोमोसोम डीएनए बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन आता है, न्यूक्लियर एनविला भी बन आती है। और चौथी चीज़ क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाती हैं। अब साइटोकिनेसिस का अमल कैसे होता है मियोसिस के अंदर? सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे हमने पीछे पढ़ा है मेटोसिस का। उसके बाद है मियोसिस 2। इट इज़ सिमिलर टू मेटोसिस एंड इट डिवाइड इनटू प्रोफेज। अब ये प्रोसेस सेम टू सेम बिल्कुल वैसे का वैसे है जैसे हमने मेटोसिस पढ़ा है, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं है। उसके बाद है साइटोकिनेसिस, ये भी सेम टू सेम वही है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस की अहमियत क्या है? मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका सबसे अहम काम ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन रखना। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? जिसमें मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं, स्पर्म और एग हैं, वो आपस में मिलते हैं। अब होता क्या है कि हाफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं, हाफ फीमेल से आते हैं। अब ये जो हाफ कैसे बनते हैं? उनके अंदर जो फुल होते हैं उनके अंदर होता है मियोसिस का अमल, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी। अब मियोसिस का अमल होगा जिसमें क्या होगा? उनके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो हाफ हो जाएंगे। फिर जब हाफ उनके और हाफ उनके आपस में मिलेंगे तो जो नया बच्चा बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम पूरे होंगे। तो देखें इस तरह से उस जानदार के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद मेंटेन हो जाती है। उसके बाद है जेनेटिक वेरिएशंस। अब हमारी खसूसियात के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, हमारी शक्ल व सूरत आदात के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो भी मियोसिस की वजह से होती हैं। अब मियोसिस की वजह से कैसे होती है? अब मैंने पीछे पढ़ाया है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हैं और उनके जो हिस्से होते हैं, जो पोर्शन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ तब्दील करा लेते हैं, चेंज करा लेते हैं। जिससे क्या होता है? उनकी जो खसूसियात होती हैं वो भी एक दूसरे के साथ चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। जिससे क्या होता है? वो जो नया जानदार बनता है फिर उनके अंदर भी खसूसियात के अंदर तब्दीली होती है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ मेटोसिस एंड मियोसिस। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो मेटोसिस का अमल है ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। सोमैटिक सेल्स कहते हैं हमारे स्पर्म और एग के अलावा हमारे जिस्म के जितने भी सेल हैं उनको क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन जो मियोसिस है ये जर्म लाइन सेल्स ये स्पर्म और एग के अंदर होता है। उसके बाद जो मेटोसिस का अमल है ये सिर्फ एक बार होता है, लेकिन मियोसिस 2 बार होती है सेल के अंदर। और जो मेटोसिस है इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस के अंदर 4 बनते हैं। अच्छा, मेटोसिस के नतीजे में जो नया सेल बनता है वो डिप्लॉइड होता है और मियोसिस के नतीजे में जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है। अच्छा, अब इसके मेटोसिस के दौरान जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो सोमैटिक बॉडी बन जाती है, वो हमारे जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा बना देते हैं। लेकिन जो मियोसिस के ज़रिए बनेंगे डॉटर सेल वो जर्म लाइन सेल्स, वो स्पर्म और एग बन जाएंगे। उसके बाद है मेटोसिस। ऑल क्रोमोसोम रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
अब मिटोसिस के नतीजे में जो सेल बनेगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, लेकिन मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बना लेते हैं। उसके बाद है मिटोसिस के अंदर क्या मेटा फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उसके अंदर क्या मेटा फॉर्मेशन होती है। मिटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद जो मिटोसिस के ज़रिए में डॉटर सेल बनेंगे वो एक जैसे होंगे, और मियोसिस के अंदर जो बनेंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। उसके बाद है इन मोस्ट केसेस डॉटर सेल्स कैन डिवाइड अगेन। अब मिटोसिस के नतीजे में जो सेल बने हैं वो दोबारा से तकसीम हो सकते हैं, लेकिन मियोसिस के ज़रिए जो बने हैं वो दोबारा तकसीम नहीं हो सकते।